नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एनआईए के पंजाब के 55 से ज्यादा स्थानों पर हो रही है छापेमारी। साथ ही एशिया खेलों में भारत ने चौथे दिन में जीता 1 गोल्ड 1 सिल्वर। बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे को जीएसटी विभाग से लगा है झटका। साथ ही बात करेंगे कि मेनका गांधी ने इस्कॉन मंदिर पर लगाया है बड़ा आरोप, कहा कि वो करता है गायों की तस्करी। इसके साथ ही गुजरात वाइब्रेंट के 20 साल होने पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही देश की कुछ बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए नजर डालते हैं आप कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को सुबह 6 राज्यों से 55 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पंजाब के फिरोजपुर से सूचीबद्ध आतंकवादी अर्शदीप डल्ला के करीबी सहयोगी जोन्स उर्फ जोरा नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एनआईए की टीम ने दिल्ली में यादविंदर उर्फ जसनप्रीत के घर भी पहुंची है। बताया जाता है कि बैंक खातों में विदेश से किए गए संदिग्ध लेन देन थे। इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई, बबीहा और अर्शदीप डल्ला गिरोह के सहयोगी से संबंधित परिसरों पर 3 अलग अलग मामलों में छापेमारी की जा रही है। 2 मामलों में 2022 में केस दर्ज किए गए और दिल्ली में 2 स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि सूचीबद्ध आतंकवादी डल्ला कथित तौर पर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का संचालन कर रहा है। वह पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स और हथियार की आपूर्ति का प्रबंधन कर रहा है। वह भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां को अंजाम देने से अपने सहयोगी की मदद भी कर रहा है। डल्ला का एक विशाल नेटवर्क है जिसे वह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह चलाता है। हालांकि उनके सहयोगी सलाखों के पीछे हैं, फिर भी वह जबरन वसूली में शामिल हैं। अगली खबर, चीन के हाईजोंग एशियाई खेलों में महिला ने 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम ने बुधवार को स्वर्ण पदक जीता है, जबकि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला टीम ने रजत पदक अपने नाम किया है। 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की मजबूत तिकड़ी ने सटीक निशाना लगाते हुए रैपिड राउंड के बाद कुल 1749 का स्कोर बनाया और चीन तथा दक्षिण कोरिया को हराकर शीर्ष स्थान पर हासिल हुई। चौथे दिन की शुरुआत सिल्वर मेडल से हुई। स्थित समरा, आसी चौक से और माननी कौशिक की तिगड़ी 50 मीटर राइफल पी टीम स्पर्धा के दूसरे स्थान पर रही। चीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कोरिया गणराज्य को कांस्य पदक मिला है। इससे पहले स्विफ्ट ने कुल 594 अंक हासिल कर व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि आशी ने 6ठा स्थान पर रहकर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय जनता पार्टी की नाराज नेता पंकजा मुंडे को झटका देते हुए जीएसटी विभाग ने उनका नियंत्रण वाली एक चीनी फैक्ट्री पर छापेमारी की है। खबर है कि टीम ने 19 करोड़ रुपए की जीएसटी बकाया की वसूली के लिए कुछ संपत्तियां भी जब्त की है। जीएसटी टीम ने पहले बीच में बैद्यनाथ सहकारी चीनी फैक्ट्री पर नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद जीएसटी अधिकारियों ने निरीक्षण के लिए सोमवार को फैक्ट्री का दौरा किया था। यह फैक्ट्री कई महीनों से वित्तीय समस्याओं के कारण बंद है। दिलचस्प यह बात है कि यह घटनाक्रम अमित शाह की मुंबई यात्रा के 2 दिन बाद और भाजपा के अध्यक्ष के दौरे के 1 दिन पहले हुआ है, जिससे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुंडे के समर्थकों को झटका लगा है। कार्रवाई और फैक्ट्री परिसर में संभावित कुर्की पर नाराजगी जताते हुए पंकजा मुंडा ने कहा कि कोई हेराफेरी नहीं हुई है। उनकी फैक्ट्री कई वर्षों से वित्तीय संकट से गुजर रही थी। पंकजा मुंडे ने दावा किया कि चीनी मिलों के केंद्र के सहकारिता विभाग से सहायता मांगी थी, लेकिन उनकी फैक्ट्री को इससे बाहर रखा गया था और लेटेस्ट कार्रवाई कथित तौर पर ऊपर के आदेश पर हो रही है। अगली खबर, भाजपा सांसद मेनका गांधी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण एसोसिएशन इस्कॉन पर हमला किया है। उन्होंने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। हालांकि इन आरोपों पर इस्कॉन ने भी अपना जवाब दिया है। उसने आरोपों को निराधार और झूठा करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी पशु कल्याण के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर मुखर रहती हैं। वीडियो में मेनका को कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। उन्होंने गौशालाएं स्थापित की जिन्हें चलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अनगिनत फायदे मिलते हैं। उन्हें बड़ी जमीनें मिलती हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में इस्कॉन की एक गौशाला की अपनी यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में अनंतपुर गौशाला का दौरा किया था, वहां भी सूखी गाय नहीं मिली, सभी डेयरी हैं। वहां भी एक भी बछड़ा नहीं है। उनका कहना है इसका मतलब है कि सभी को बेच दिया गया था। मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन अपनी सभी गायों को कसाईयों को बेच रहा है। कोई और ऐसा नहीं करता जितना वे करते हैं। वे सड़क पर हरे राम हरे कृष्ण गाते हैं, फिर वो कहते हैं कि उनका पूरा जीवन दूध पर निर्भर है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि शायद किसी ने भी कसाईयों को इतने मवेशी नहीं बेचे हैं जितने इस्कॉन ने बेचे थे। उनका कहना है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो और लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।
अगली खबर, भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये कभी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इससे हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य या युद्ध की घटना नहीं हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ व्यवहार करने का एक आनंद यह है कि वे आपको कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के ऐतिहासिक और सफल चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने दुनिया के इस बात को झलक दिखाई है कि देश ने अमृतकाल में प्रवेश कर लिया है, जहां बड़ी प्रगति और परिवर्तन उसका इंतजार कर रहे हैं। 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा था। इसके साथ ही चंद्रमा पर रोवर उतारने वाले देश के एक कुलीन और छोटे अंतरिक्ष क्लब में भी शामिल हो गया है। रूस, अमेरिका, चीन के बाद चांद की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश है। हालांकि दक्षिण ध्रुव पर अपना यान उतारने वाला वह पहला देश है। उन्होंने कहा कि भारत ने अमृतकाल में प्रवेश कर लिया है, जहां अधिक प्रगति और परिवर्तन हमारा इंतजार कर रहा है। हमें विश्वास है कि हमारी प्रतिभा और रचनात्मकता इतनी स्पष्ट रूप से सामने आई है और हमें आगे बढ़ाएगी। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में आम चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तो दुनिया ने उसकी झलक देखी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगामी राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने पर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया है, जिसमें 4 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। कमलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि भाजपा जितने सजावटी उम्मीदवार उतार रही है, जनता का उतना ही गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में जनता का गुस्सा बढ़ने के कारणों का भी जिक्र किया है। जनता यह मान रही है कि जो मंत्री चुनाव लड़ेगा उसका मंत्रालय जो पहले से ही निष्क्रिय है और अब भी निष्क्रिय हो जाएगा, तो जनता के लंबित काम कैसे होंगे। इस कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। चुनाव लड़ने वाले सत्ताधारी सांसदों के संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा होगी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा और इस वजह से गुस्सा भी बढ़ रहा है। ये तथाकथित बड़े लोग पार्टी के दबाव में अनिच्छा से लड़ेंगे और हारेंगे तो जनता के खिलाफ हो जाएंगे, जिससे जनता उनकी अपेक्षा और उत्पीड़न का शिकार होगी। इस कारण आक्रोश बढ़ रहा है। भले ही एक या भाजपा के 2 सांसद जोड़ तोड़ और जुगाड़ से चुनाव जीतते हैं, तो बाद में वे विधायक पद से इस्तीफा देकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिससे उपचुनाव में खर्च होगा, जो जनता के टैक्स की बर्बादी होगी। इस वजह से गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि जनता का आक्रोश बढ़ता देख बीजेपी के अधिकांश नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य और समर्थक भूमिगत हो गए हैं और जन सेवा के प्रति समर्पित कुछ अच्छे नेता अन्य विकल्प तलाश कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सबसे बड़े विघटन का दौर है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद की साइंस सिटी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर रखे गए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 साल पहले एक बीज बोया था जो अब एक विशाल पेड़ बन गया है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था और वह आज इतना विशाल और वृहद वृक्ष बन गया है। आज 20 साल वाइब्रेंट गुजरात के पूरे होने पर वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ एक ब्रांडिंग भर नहीं रहा है, मेरे लिए मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये 7 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज की पीढ़ी के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि गुजरात की स्थिति क्या होगी। जो भूकंप आया, हजारों लोगों की मौत हो गई। काल और भूकंप के अलावा एक बैंक डूब गया। पूरे गुजरात के आर्थिक हाहाकार मच गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था, मेरे लिए सब नया था और चुनौती बड़ी थी। इस बीच गोधरा की घटना हुई, लेकिन मेरा गुजरात पर अपने लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वे लोग घटना का विश्लेषण करने के लिए जुट गए थे। हमारे संकट में भी मैंने प्रण लिया था कि गुजरात को मैं इससे बाहर निकाल के रखूंगा। आज मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आज दुनिया जीवंत गुजरात की सफलता देख रही है। कार्यक्रम में इंडस्ट्री ग्रुप, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां, युवा उद्यमी, उच्च और तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के छात्र सहित अन्य लोग भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2003 में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।